अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो कानून है उसमें तरमीम करने जा रही है और उस तरमीम के नतीजे में दो बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। एक कि कोई भी जो गवर्नर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, अब अगर वो दोहरी शहरियत भी रखता है तो उसको बनाया जा सकता है और बाकी भी जो एग्जेक्टिव पोजीशंस पर स्टेट बैंक में लोग काम करते हैं। बट आगाज हम करेंगे उससे भी बड़ी स्टोरी, आपने सुना होगा डिजिटल करेंसी के बारे में, बिटकॉइंस के बारे में, और बहुत से लोग ऑफ कोर्स पाकिस्तान में भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। आज की डेट तक ऑफ कोर्स पाकिस्तान में ये बिटकॉइंस और इस तरह की जो डिजिटल करेंसी है उसके हवाले से एक वाज़ेह पॉलिसी नहीं थी और वो गैर कानूनी तस्वुर की जाती थी। लेकिन अब हुकूमत जो है इस बारे में सोच रही है, बल्कि तजवीज़ भी कर रही है कि अब स्टेट बैंक का जो कानून है, एक्ट है, उसमें तरमीम की जाए और बाकायदा तौर पर इसको लीगलाइज किया जाए। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि डिजिटल करेंसी को लेकर के बैन और जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ये डिजिटल करेंसीज हैं पाकिस्तान के अंदर भी, बावजूद इसके कि ये कानूनी तो नहीं है अभी तक, क्योंकि ज़ाहिर है कानून में जब तरमीम होगी उसके बाद कानूनी होगा, बहुत से लोग इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये क्या अब, क्योंकि इससे पहले जो हमारी पॉलिसी थी वो यही थी कि ये एक रिस्की एरिया है, तो अब हमने क्या अपना प्रॉपर होमवर्क कर लिया है कि उस तरफ हम जाएं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो कि अब डिजिटल करेंसी को लीगलाइज किया जाए पाकिस्तान में। कामरान, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम द रिव्यू के नाज़रीन के लिए आज एक्सक्लूसिवली लेके आ रहे हैं। अभी तक मैंने ये स्टोरी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी नहीं की, तो मैंने सोचा कि इसी प्लेटफॉर्म से इसको आज ब्रेक करते हैं। बेसिकली एक जो इस वक्त सबसे बड़ा हुकूमत को इशू आ रहा है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिप्टी गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट का आ रहा है। आपको याद होगा कि स्टेट बैंक का जो कानून है उसमें आखिरी टाइम जो तरमीम हुई थी जनवरी 2022 में हुई थी, IMF के जोर के ऊपर हुई थी, और उस वक्त कहा जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इफेक्टिवली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अलहदा कर दिया गया कि इतनी ऑटोनॉमी दी गई कि वो किसी भी चीज़ के लिए जवाबदेह नहीं है। वो सारी उस वक्त जो तरमीम हुई वो तरमीम हुई IMF के कहने के ऊपर, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी डाली गई जैसे गवर्नर के मुल्क से बाहर जाने के लिए छुट्टी कौन देगा, छोटी छोटी चीज़ें जिसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है वो भी डाली गई, और वो उस वक्त की जो स्टेट बैंक की मैनेजमेंट थी उनकी डिज़ायर थी। एक ऐसी अमेंडमेंट उस वक्त इसमें आई, वो ये थी जो डुअल नेशनल्स हैं उनके हवाले से, क्योंकि रजा बाकिर जब वो आए थे, ऑल्दो कहा जाता है कोई पाकिस्तानी नेशनल है, लेकिन एक बात उस वक्त ये चली कि जो डुअल नेशनल्स हैं उनको जो सरकारी इदारे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इस तरह के जो इदारे हैं उनका सरबराह नहीं होना चाहिए। तो PMLN की तजवीज़ के ऊपर उस वक्त जो गवर्नमेंट PTI की थी, जब नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में ये बिल आया तो ये उसमें अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करवाई गई कि गवर्नर्स और डिप्टी गवर्नर जो हैं वो जो अगर वो गैर मुल्की शहरी हैं, ये डुअल नेशनल्स हैं, पाकिस्तानी शहरी भी हैं और किसी और मुल्क के शहरी भी हैं, तो वो गवर्नर या डिप्टी गवर्नर नहीं बन सकते। अब मसला ये है कि जो इस वक्त लॉट अवेलेबल है हुकूमत को, उसमें इंक्लूडिंग द एग्जिस्टिंग डिप्टी गवर्नर डॉक्टर इनायत हुसैन, जो फॉरेन ओरिजिन कार्ड है उनके पास, या कुछ और लोग जिनको हुकूमत डिप्टी गवर्नर लगाना चाह रही है, एक और भी सीट खाली पड़ी हुई है पिछले 1 साल से, वो भी डुअल नेशनल है या उनके पास फॉरेन ओरिजिन कार्ड है, तो ये अमेंडमेंट करना चाह रहे थे। उसी के अंदर ये एक चीज़ आई कि अगर ये अमेंडमेंट करनी ही है तो दो चीज़ों पे जो है वो अमेंडमेंट कर लीजिए। तो मेरे ख्याल पहले नाज़रीन को बता देते हैं कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कानून में 2 बुनियादी तरमीम की जाएंगी। पहली तरमीम ये होगी, सेक्शन 13 में अमेंडमेंट करके जो डुअल नेशनल्स हैं उनको इजाज़त दी जा रही है कि वो गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स बन सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड के ऊपर। इस वक्त इसके ऊपर कदगन है। दूसरी अमेंडमेंट वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत ही अहम, इसके ऊपर पॉजिटिवली कहा यह जाता है कि असर हो सकता है। वो ये है कि डिजिटल करेंसी, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिटकॉइंस हैं, उसका जो इस्तेमाल है उसको कानूनी करार दिया जा सकता है। इस हवाले से एक नई डेफिनेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कानून में इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को यह इख्तियार दिया जाएगा कि डिजिटल करेंसी को एज ए लीगल टेंडर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशू कर सकता है। तो उसके बाद जो है पाकिस्तान के अंदर ये कारोबार करना जो है वो जायज हो जाएगा, कानूनी हो जाएगा। अभी तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको रेजिस्ट कर रहा था। जो नया जो उसमें अमेंडमेंट्स आ रही हैं उसका ये हिस्सा है, और हमारे ज़राए के मुताबिक ये जो अमेंडमेंट्स हैं वजारत खजाना इसको अप्रूव कर चुकी है, लॉ मिनिस्ट्री इसको वेट कर चुकी है, और वफाकी काबीना को एक समरी भेज दी गई है इसकी मंजूरी के लिए। उसके बाद फिर जो लीगल प्रोसेस है जिसमें पार्लियामेंट की मंजूरी शामिल है वो होगी। तो कामरान, जो बिटकॉइन वाला इशू है, दिस इज मोर इंटरेस्टिंग देन डुअल नेशनल, जिसके ऊपर हम डिटेल में बात करें, और उसकी आई थिंक बहुत ज्यादा इंप्लीकेशंस भी हैं, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अगर आप देखें कि लोग जो
हम कैश लेके घूमते हैं ऑलरेडी। इवन पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर अब दो के स्टिल वी आर अ डेवलपिंग नेशन। अगर आप देखें अब थ्रू डिफरेंट मीन्स एंड मोड्स अब लोग कैश लेके नहीं घूमते। आप अगर सब्जी वाले से कोई रेडी वाले से भी कुछ चीज़ खरीदते हैं तो आप इजीली आप उसको पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन अब उसके साथ अब ये जो डिजिटल वाला जो सिलसिला आ रहा है तो इवेंचुअली दुनिया तो यही कह रही है कि ये जो हार्ड कैश वर्चुअल तो हार्ड कैश तो खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ ये, क्योंकि आज से 6 साल पहले जब ज़ाहिर है कि इशू तो डिस्कस हो रहा है, उस वक्त हमें यह था कि नहीं इसका गैर कानूनी इस्तेमाल हो सकता है, इलिसिट जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इतना कॉन्फिडेंट है कि वो जो तमाम नेगेटिव साइड्स हैं इस डिजिटल करेंसी की उसके लूप होल्स हैं उनको प्लग कर लिया और वो समझते हैं कि अब इसको हम लीगल कर लें? देखिए, वो आपने सही कहा कि कई दफ़ा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एडवाइजरी जारी की कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म की वर्चुअल करेंसी का, डिजिटल करेंसी का लेन देन गैर कानूनी है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुख्तलिफ कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो इसको फैसिलिटेट ना करें। तो उस वक्त तो उनकी ये एक ओपिनियन था और वही एग्जैक्टली कंसर्न जो आप इस पे एक्सप्रेस करें। इस पे बहरहाल मैं हतमी तौर पर अभी कुछ नहीं कह सकता कि जाहिर सी बात अगर उन्होंने इसका कोई काउंटर एक मैकेनिज्म तैयार किया होगा तो तभी ये कानून के अंदर उन्होंने जो अमेंडमेंट है वो प्रपोज किया है। अब इस पे वफाकी काबीना का क्या व्यू होता है, फिर पार्लियामेंट इसको अप्रूव करती है और किस शेप में करती है वो देखने वाली बात है। लेकिन जनरली जब हम स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग अटेंड करने जाते हैं फाइनेंस की, चाहे वो सेनेट की हो चाहे वो कौमी असम्बली की हो, तो उसमें जो मेंबर्स हैं बाय एंड लार्ज उनका जो व्यू इन फेवर ऑफ डिजिटल करेंसीज, वर्चुअल करेंसीज है, वो बिटकॉइंस की भी बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज की भी बात करते हैं। तो इसके अंदर अब इसके हवाले से जो सारे रिस्क हैं और इसकी मैनेजमेंट है, इसी जो प्रपोज अमेंडमेंट उसमें एक अमेंडमेंट ये भी शामिल है कि एक नई सब्सिडरी बनेगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल करेंसी के हवाले से जो चीज़ों को वो मैनेज करेगी। अब अभी तक तो इसके हवाले से वजारत ख़जाना या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सामने नहीं आ रही। उनको शायद एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि ये जो तरमीम है प्रपोज ये स्टेज पे मीडिया में मतलब आ भी सकते हैं। अभी तो वो अपने इंटरनल वर्किंग कर रहे थे, कैबिनेट को उन्होंने असेंबली ये ज़ाहिर है कि स्टेट बैंक के कानून में तरमीम की जा रही है, तो ये प्रपोजल है किसका? ये दोनों बिटकॉइन वाला भी और दोहरी शरीयत खत्म करने वाला, ये स्टेट बैंक की तरफ से ही उन्होंने ही प्रपोज किया है या जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी रियलाइज किया है कि इसमें जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स अब आती हैं वो कंसेंसस से आते हैं स्टेट बैंक के और फेडरल गवर्नमेंट के। अगर इसमें स्टेट बैंक का कंसेंसस ना होता तो वफाकी हुकूमत ये तरमीम जो है वो प्रपोज ना करती। तो लगता तो ये कि दोनों ऑन बोर्ड हैं इस हवाले से। बाकी जो डुअल नेशनल वाला है ये अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एक जनरली पाकिस्तान में अगर आप देखें एक इसके अगेंस्ट व्यू है कि जो डुअल नेशनल्स हैं वो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट नहीं होने चाहिए, जजेस नहीं होने चाहिए, वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं होने चाहिए। लेकिन इफेक्टिवली अगर आप देखें ये एक बहुत बड़ा एक जो टैलेंट पूल है उसको बाहर रखा जाता है, उसके ऊपर जब आप कदम लगा देते हो। दुनिया अब तब्दील हो चुकी है। भारत जो हमारा हमसाया है वहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे ख्याल उसके अंदर वहाँ पे भी स्ट्रिक्टनेस है ये नेशनैलिटी के हवाले से। अदरवाइज जो इंडियन नेशनल्स हैं वो बहुत सारी जगहों के ऊपर जाके खुद सर्व कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर रहे कनाडा के एक सिख, फिर सीधे प्राइम मिनिस्टर यूके के इंडियन ओरिजिन के लोग थे। हमारे पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग बाहर जाके कितना वो आगे निकलते हैं, यूके की पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं। यहाँ पे उस लिहाज से उस चीज को डिस्करेज जो रियासतें जिनको एतमाद होता है ना अपने ऊपर, तो उनको ये पता होता है किसी को फर्क नहीं पड़ता। और अगर किसी की लॉयल्टी आपने चेक करनी है, हमारे ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं, बात लंबी हो जाएगी, ऐसे लोग भी के जो ऑफ कोर्स जो पाकिस्तानी शहरी थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप सिर्फ पाकिस्तान के शहरी हैं और किसी आला ओहदे के ऊपर फायज हैं तो आप मुल्क के साथ लॉयल्टी नहीं दिखा सकते। और अगर आप ड्यूअल नेशनल हैं तो शायद आपकी जो लॉयल्टी है इन क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आई थिंक कल भी मैं एक खबर देख रहा था, किसी इंटरनेशनल मीडिया में आई है, जो पाकिस्तान से बड़ी तेजी से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो प्रोफेशनल लोग बिकॉज ऑफ द करंट सर्कमस्टांसेस जो लोग निकल रहे हैं, तो ड्यूअल नेशनल को इजाजत देना कि वो बड़ी पोजीशंस के ऊपर जहां पे प्रोफेशनल आपको इनपुट चाहिए होता है, तो इट कुड इनवाइट दोज पीपल के एक इंसेंटिव है ना। वरना आपने मेरे ख्याल में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो डुअल नेशनल नहीं थे, वो ऑस्ट्रिया के नेशनल थे, सिंगल नेशनलिटी थी। अच्छा, सिंगल नेशनलिटी वहां पे चले, लेकिन डुअल की समझ आती है, लेकिन उनको भी छोड़नी पड़ी ना, उनको छोड़नी पड़ी। उन्होंने अपनी नेशनलिटी अनाउंस की, टेक्निकली वो फिर नहीं बन सकते, वो तो बन ही नहीं सकते। डुअल तो बहुत दूर की बात, पाकिस्तानी नहीं थे ना। तो उन्होंने पहले कैबिनेट का ओथ लिया, उन्होंने ओथ लेने के बाद उन्होंने जो कैबिनेट की मीटिंग अटेंड की थी उसके अंदर ये समरी गई थी जिसमें उन्होंने अपनी नेशनलिटी को रिनाउंस की थी।
थी। बहरहाल इसमें वजह क्या है, जैसा भी हम जिक्र कर रहे थे कि इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 3 डिप्टी गवर्नर्स की पोजीशन है। एक मुर्तज़ा सैयद साहब जो है वो जब उनका टर्म पूरी हुई, काफ़ी अर्सा हो गया है, तब से लेके अब तक वो पोजीशन खाली पड़ी हुई, उसको फिल करने के लिए 3 नाम सामने आए हैं। उसमें अमीन लोधी साहब हैं, मोहम्मद अली मलिक हैं और डॉक्टर सईद अहमद। जो डॉक्टर सईद अहमद हैं वो चीफ इकोनॉमिस्ट रहे स्टेट बैंक के, सीनियर एडवाइज़र हैं आईएमएफ के ऊपर, आईएमएफ में वो आजकल उनके पास भी अगेन डुअल नेशनलिटी, या उनके पास ऑस्ट्रेलिया का जो है उनके पास कार्ड है, मे बी अगर उनके पास पासपोर्ट नहीं है बट कार्ड उनके पास ज़रूर है। तो उसके हवाले से फिर ये बात जब PDM 1 थी उस वक्त भी ये बात सामने आई, तो मेरी उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर थे इसहाक डार साहब, उनसे भी बात हुई, तो मैंने कहा आप इसको अमेंड कर लें लॉ को, अगर आप समझते हैं कि लोगों को लाना ज़रूरी है और हुकूमत की ये डिज़ायर है तो आप लॉ अमेंड कर लें। तो उन्होंने कहा था उस वक्त कि शायद IMF हमें इस चीज़ की इजाज़त ना दे। अब बहरहाल ये भी देखने वाली बात है कि IMF के ऊपर कंफर्टेबल होगा, यानी एज सच IMF के इस पर कंसर्न नहीं होना चाहिए, ये किसी भी हुकूमत का फैसला होता है उसने डुअल नेशनल को लगाना या नहीं लगाना। दूसरा बिटकॉइंस के हवाले से भी क्या IMF को एतराज हो सकता है, या IMF का इनपुट डेफिनेटली इसके अंदर होगा। अब इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में हर मुल्क हो रहा है, इसमें हमारा क्लैरिटी नहीं है कि लोग कई मोर देन IMF इसके अंदर हमारा जो अपना जो कंसर्न है ना वो शायद इसके अंदर ज्यादा है। अब इसमें जो दूसरे कैंडिडेट हैं जो भी हो सकते हैं, अभी 8 नवंबर को गालिबन या उससे पहले उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी, डॉक्टर अनायत हुसैन जब ये अपॉइंट हुए थे तो तभी इनके पास डुअल नेशनलिटी, लेकिन उस वक्त ये कानून नहीं था। इनकी अपॉइंटमेंट के बाद वो कानून आया और उस तरीके से ये भी इनके पास शायद फॉरेन ओरिजिन कार्ड है इनके पास भी, शायद अगे ऑस्ट्रेलिया का ही है, तो वो उनकी पोजीशन वेकेंट हो रही है। हुकूमत उनको रिटेन करना चाह रही है, हुकूमत चाह रही है कि वो रिटेन किया जाए, लेकिन अगेन वो लॉ इसमें कदगन है। तो अब आई डोंट नो कि इतनी स्पीड से ये लॉ पास करवा भी सकते हैं। वैसे तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। एक हफ्ते से भी कम वक्त रह गया, चंद दिन रह गए उनकी टर्म पूरी होने में। अगर कानून पास नहीं होता तो फिर 2 सीटें जो डिप्टी गवर्नर्स की हैं वो खाली हो जाएंगी, जो शायद हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती। बहरहाल नाज़रीन, दोनों इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, पॉलिसी फैसले हैं, एक शिफ्ट है, माजी से मुख्तलिफ है। मेरा अपना इसके ऊपर व्यू बड़ा क्लियर है कि डुअल नेशनलिटी के ऊपर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। जहां तक डिजिटल करेंसी वाला मामला, अब ये भी दुनिया में जिस तरीके से वर्चुअल करेंसीज का कारोबार हो रहा है, इसमें रिस्क को प्रॉपरली एसेस करने के बाद एक्सपेरिमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे अमेरिका के इंतखाबात की। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। 2 रोज़ के बाद अमेरिका में सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं और ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं इसको अमेरिका की तारीख के सबसे इम्पॉर्टेंट इंतखाबात कहा जा रहा है, क्योंकि उसकी आउटकम के नतीजे में ना सिर्फ जो अमेरिका के अवाम हैं उन पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं, बल्कि दुनिया की जो सियासत है वो भी तब्दील हो सकती है। क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं, एक तरफ डेमोक्रेट्स की कमला हैरिस और दूसरी तरफ जो गैर रिवायती साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप मद्दे मुकाबिल हैं। और जब ये 2 रोज़ रह गए हैं बाकी, तो आप कह सकते हैं कि जो आखिरी कोशिश होती है जो सदारती उम्मीदवार हैं वो कर रहे हैं, और ख़ास करके उन रियासतों में इस वक्त मौजूद हैं कमला हैरिस भी और डोनाल्ड ट्रंप भी, जिन्हें कहा जाता है स्विंग स्टेट्स, वो रियासतें जो एक्चुअली अमेरिका के इंतखाबात में अल्टीमेटली एक कलीदी किरदार अदा करती हैं। तो कल भी हमने देखा कि विस्कॉन्सिन में जो एक स्विंग स्टेट है, बैटल ग्राउंड स्टेट है, वहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस मौजूद थी। जी, ये दोनों सदारती उम्मीदवार और शहबाज, अगर इसके ऊपर मेरे ख्याल में पंजाबी डबिंग की जाए जो ये कह रहे थे, तो आपको लगेगा नहीं कि ये अमेरिका के इंतखाबात हो रहे हैं, एक्चुअली ये शायद पाकिस्तान के इंतखाबात हो रहे हैं। पर इंतखाबात आजकल हर जगह ऐसे ही हो, इसी तरह से होते हैं, क्योंकि आमतौर पर हम ये समझते थे कि ये अमेरिका और मगरबी दुनिया बड़ी महजब है, एस्टैब्लिश सिस्टम है। कुछ वो बातें कर रहे थे, आप देखें कि आई थिंक मोर और लेस सेम वहां पर भी इश्यूज हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर ये ना, सिर्फ बात अमेरिका तक नहीं है, ये जो डिवीजन होगी ना एक्सट्रीम राइट की और एक्सट्रीम वेस्ट की, जो एक मिडिल ग्राउंड होता था कि सेंटर पार्टीज जो होती थी वो पीछे चली गई, या तो बिल्कुल लिबरल्स आ गए या बिल्कुल नेशनलिस्ट के आगे। यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा ये वेव चली है, अमेरिका के अंदर, और ट्रंप जब थे प्रेसिडेंट इस चीज को बड़ा, उन्होंने नेशनलिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, अमेरिका फर्स्ट और इस किस्म की उन्होंने जो बात की। अभी जो सूरत हाल है ये बताइए कि रेस किस हद तक टाइट है, क्या होने जा रहा है, वहां पे प्रेडिक्शंस क्या आ रही हैं? देखें, जो प्री पोल सर्वेज आ रहे हैं तो वो तो बिल्कुल आई थिंक जिसे नाइफ एज कहते हैं ना, नेल बाइटिंग, मतलब 50-50 चांस है। अगर आप नेशनल सर्वेज उनके उठा के देखें तो उसमें स्लाइटली जो कमला हैरिस हैं
वो कह रहे हैं कि उनको लीड है, लेकिन जो स्विंग स्टेट्स जिन्हें कहते हैं 7 स्विंग स्टेट्स हैं, वहां पर एटलीस्ट 5 जो रियासतें हैं उसमें कहा जाता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो आगे हैं। लेकिन ये शायद पहले भी इलेक्शंस हुए, ये पहला इलेक्शन है जिसमें जो पोस्टर्स भी हैं वहां पर वो बिल्कुल क्लियर नहीं है कि एक्चुअली उस दिन क्या होगा। तो कुछ फैक्ट्स जो हैं वो आवाम के सामने भी रखते हैं। जो अमेरिका है, दुनिया की कहते हैं सबसे पुरानी जमहूरियत है, उसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो अमेरिकी इंतखाबात हो रहे हैं, तकरीबन जितनी पाकिस्तान की आबादी है उतने ही वहां पर एलिजिबल वोटर्स हैं और 5 नवंबर को वो अपना वोट कास्ट करेंगे। इनफैक्ट 6-7 करोड़ तो ऑलरेडी कई स्टेट्स के अंदर अर्ली वोटिंग का भी कॉन्सेप्ट है, वो वोट डाल चुके हैं। अब उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये पॉपुलर वोट के ऊपर, यानी कि नेशनल लेवल के ऊपर ये डिसाइड नहीं होता कि आपको अगर ज्यादा वोट मिले तो आप प्रेसिडेंट बनेंगे। माजी में ऐसा हुआ है 2016 में, और उससे पहले 2000 में भी हमने देखा कि वो कैंडिडेट जिसको नेशनल लेवल के ऊपर ज्यादा वोट मिले वो प्रेसिडेंट नहीं बना, वो बल्कि एक्चुअली हार गया। क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 50 रियासतें हैं अमेरिका की, उसमें हर रियासत में उनका मुकाबला होता है। इलेक्ट्रल कॉलेज है वहां पर, इनडायरेक्टली वहां पर इंतखाब होता है। मसलन जिस तरह कैलिफोर्निया है, उसके सबसे ज्यादा उनके पास इलेक्ट्रल कॉलेज हैं, यानी कि 54, और अगर उसमें से एक वोट से भी वहां पर कोई उम्मीदवार जीत जाता है, तमाम 54 वोट जो हैं वो उस कैंडिडेट को चले जाते हैं। फिर जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर फैक्टर है कि कहने को तो 24 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हैं, लेकिन जो फैसला है वो चंद लाख आप कह सकते हैं कि अमेरिका के आवाम करते हैं। और वो बात आ जाती है शहबाज, जो वहां पर स्विंग स्टेट्स हैं, और स्विंग स्टेट्स इस दफा जो कह रहे हैं कि 7 जो रियासतें हैं, जिसमें एरिजोना है, जॉर्जिया है, मिशिगन, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन, ये वो रियासतें हैं। इन रियासतों में से जो जीतेगा, मेरे ख्याल में अमेरिका के इलेक्शन का जो है वो फिर डिटरमिन करेगा कि कौन जीतेगा। उसकी छोटी सी मिसाल, मसलन मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन 2016 में ये वो रियासतें थी जो आमतौर पर डेमोक्रेटिक लीनिंग थी, लेकिन ट्रंप ने वहां पे अपसेट किया था। 2016 में वो प्रेसिडेंट बन गए। 2020 में प्रेसिडेंट बाइडेन जो है इन तीनों रियासतों में, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन, ये दोबारा जीतने में कामयाब हुए, और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो वहां से हार गए। तो इसलिए शहबाज, आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो एट द एंड ऑफ द डे जो बैटल है वो आ जाती है इन स्विंग स्टेट्स के ऊपर कि यहां से कौन जीता है। और जो रेस है, जो ओपिनियन पोल्स भी हैं, वो बहुत क्लोज है। ओवरऑल अगर आप पॉलिसी की बात करें, मेरे ख्याल में एक क्लियर डिफरेंस है। क्यों कहा जा रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हैं? क्योंकि ट्रंप जो हैं वो नेशनलिस्ट किस्म के अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, वो मल्टीलैटरलिज्म के अगेंस्ट हैं, वो नेटो के अगेंस्ट हैं, वो बिला वजह अमेरिका के जो फौजी हैं, रिसोर्सेज हैं, बाकी दुनिया में झोंकने के हक में नहीं है। जो कामला हारिस हैं वो एक रिवायती जो अमेरिकन कोर इंटरेस्ट हैं, जो डीप स्टेट है, उसको वो रिप्रेजेंट करती हैं। अब कौन जीता है, ऑफ कोर्स ये तो 5 नवंबर को ही हमें पता चलेगा, लेकिन इसके बाकी क्या इंप्लीकेशंस हैं पाकिस्तान, साउथ एशिया के ऊपर, क्या इंपैक्ट आएगा जो भी इन इलेक्शंस की आउटकम होगी, हमें इस ब्रेक के बाद अमेरिका से ज्वाइन करेंगे डॉक्टर आदिल नजम। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमरीकी इंतखाबात के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और अभी अमरीका बॉस्टन से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आदिल नजम ने, रिनाउंड प्रोफेसर एंड इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि मैं आसान सा सवाल आपसे पूछता हूँ, कौन जीत रहा है अमरीका के इंतखाबात 5 नवंबर को? यार ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, इंशाल्लाह मैं आपको परसों बता दूंगा। और वैसे मुझे इस वक्त लगता है कि परसों भी शायद ना बता सकूं। मैं शायद परसों भी ना बता सकूं, क्योंकि ऐन मुमकिन ये है कि अमेरिका जो है ना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान बनना चाह रहा है बड़ा होके। तो ऐन मुमकिन ये है कि जब इंतखाब खत्म होंगे, तो जैसे अमूमन अमेरिका में होता है ना कि उसी रात आपको पता लग जाए, लेकिन इट इज़ वेरी पॉसिबल कि ऐसा ना हो और ये लमक जाए पिछली कुछ इलेक्शनों की तरह। खुसूसन क्योंकि ट्रंप का जो कैंप है, और ट्रंप साहब ने ये वाजे कर दिया है कि जनाब मैं इलेक्शन के रिजल्ट यकीनन मान लूंगा, लेकिन सिर्फ इस सूरत में अगर मैं जीत। सो कहने का मकसद ये है कि दिस इज रियली अ वेरी क्लोज इलेक्शन, और क्लोज इलेक्शन का मतलब ही है कि यू डू नॉट नो। आखिरी, अगर क्योंकि आपने सवाल पूछा है, मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा ट्रंप को मोमेंटम यकीनन मिला है पिछले 2 हफ्तों में। उसकी कई वजूहात हैं, और उसमें से एक अहम वजह जो है वो इलॉन मस्क है। लेकिन क्या वो इतना मोमेंटम है कि इट चेंजेस द बॉल गेम? नॉट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है,
इन कंटिन्यूएशन व्हाट यू हैव जस्ट सेड कि कोई पता नहीं कौन जीतेगा, आज न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक खबर भी छपी हुई है जिसमें उन्होंने खदशे का इजहार किया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 2020 की जो हिस्ट्री है उसको रिपीट कर सकते हैं अगर वो हार गए। वो एक मोमेंटम पहले से उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है कि जो इंतखाबात को चुराया जा रहा है। तो आप इस पास से जो आप शायद आपकी नजर से भी वो स्टोरी गुजरी हो, आपको लगता है कि 2020 की एपिसोड जो है वो रिपीट हो सकती है इन केस अगर ट्रंप हार जाते हैं? यार मैंने स्टोरी नहीं देखी, लेकिन जैसे मैं पहले भी गुजारिश कर था, बिल्कुल ऐसा ही है। और 2020 अगर सिर्फ होता है तो देन दैट इज स्टिल मैनेजेबल। मेरे ख्याल में 2020 से ट्रंप ने यह सीखा है कि वो ऑलरेडी ही उससे कहीं ज्यादा के लिए प्रिपेयर्ड है। और 20 की स्टोरी मेरी मतलब जो है वो जनवरी का मसला नहीं है, वो नवंबर का मसला है। मतलब ये कि ट्रंप ने वाजे कर दिया है कि मैं अगर जीतूंगा तो तब मैं मानूंगा रिजल्ट्स को। दूसरी जो तब्दीली हुई है कि उन्होंने 2020 से सीखते हुए जो बहुत सी की स्टेट्स हैं जहां जहां स्विंग वोट है, मसलन जॉर्जिया खुसूसन, वहां के जो मकामी इदारे होते हैं ना जो इलेक्शन को सुपरवाइज करते हैं, उनको एक तरह से पैक कर दिया। सो इस वक्त जो है तकरीबन आपको ये यकीन से कहा जा सकता है कि अगर ट्रंप जो है वो नहीं जीतते, अगर कमला हैरिस जीतती हैं, तो ट्रंप इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट एटलीस्ट इमीडिएटली। सो इसलिए मैं कह रहा था कि मैं शायद आप डॉक्टर साहब एक जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमने देखा कि 2016 के जब इंतखाबात हुए और 2020 के भी, तो ये जो प्री पोल सर्वेज होते हैं, पोलस्टर्स होते हैं, ये बड़े इनकी प्रेडिक्शन बुरी तरह नाकाम हुई। और 2016 में भी देखें तो शायद ट्रंप को इतना चांस नहीं दिया जा रहा था कि वो जीतेंगे। 2020 में भी किसी का ख्याल नहीं था कि इतनी क्लोज रेस होगी। इस दफा तो इवन के ये जो प्री पोल ओपिनियन सर्वेज हैं ये क्लोज रेस की बात कर रहे हैं। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि जब खुद ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि बहुत कांटे का मुकाबला है, तो इसका मतलब है कि जो 2016 में और 2020 में हमने देखा कि जब वोटिंग डे के ऊपर ट्रंप के सपोर्टर्स निकले तो कुछ लोगों का ख्याल है, तो इसमें तो क्लियरली यहां पर इसका मतलब है कि ट्रंप को एज है। देखिए एज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपका सवाल बहुत अहम है। वो इस लिहाज से कि दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि अगर एक पोल होता है और वो कहता है जी मेरा फैक्ट मार्जिन ऑफ एरर जो है वो 3% इधर या उधर है, और रिजल्ट ये बता रहा है कि दोनों में फर्क 1% का है, तो इसका मतलब है पोल पर कोई अब अहमियत नहीं रही ना, क्योंकि 1% में अगर 3% ऐड हो गया तो वो 4 हो जाएगा, वरना -2 हो जाएगा। सो इट कैन गो एनीवेयर। एक तो क्लोजनेस की बात है। दूसरी ये है कि मेरा तो अब यकीन है कि ये सिर्फ 16 या 20 की बात नहीं है, सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। जो हमारी स्टैंडर्ड पोलिंग के तरीके हैं, दे हैव बिकम इनसफिशिएंट आज की टेक्नोलॉजी एज में। ये हम पाकिस्तान में भी देखते हैं, हमने भारत में भी अभी देखा, आपने इस साल बहुत इलेक्शन हुई हैं हर जगह, और उससे पहले भी। और उसकी बड़ी वजह मेरे ख्याल में फोन है, क्योंकि पोलिंग की जो सिस्टम्स हैं, उसकी जो लॉगरिथम है, उसकी जो कैलकुलेशंस हैं, वो एक आप समझ लें 1960 1970 की दुनिया के लिए की गई थी। और आज की दुनिया में इट डजंट वर्क, ऑल्सो बिकॉज लोगों का जो ट्रस्ट है इन पे वो खुद ही कम हो गया है, तो वो जवाब भी सही नहीं देते। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि पोल दूसरी तरफ जो है वो उनको आप साइड पे रखते हैं। आखिरी में इसमें गुजारिश ये करूंगा कि इट डज सीम कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ब्लॉक जो होगा वो उन लोगों का होगा जो वोट ना दें। देखिए अ लॉट ऑफ अमेरिका ऑलरेडी वोट कर चुका है, बाय मेल इन जो है वो ऑलरेडी अपना उनका वोट पहुंच चुका है, वो अब सिर्फ काउंट होना है। अब सवाल ये है कि दोनों साइड के जो जियाले हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इतनी डिवाइडेड कंट्री है कि उन्होंने अपना वोट डाल देना। लेकिन इज देयर इनफ ऑफ अ मलेज गजा के मामले के हवाले से, यूक्रेन के मामले के हवाले से, इकोनॉमी के मामले के हवाले से, या जस्ट कि ये दो कैंडिडेट्स इतने बुरे हमें मिले, उस हवाले से इफ पीपल स्टे बैक including Musliman, for example, so will that make a big enough difference in states, Muslim Michigan? सॉरी मैं लंबा जी बात कर रहा हूँ। आखिरी डॉक्टर साहब इसमें एक और जो इशू है वो आपको पता है जो 2020 का उनका एक बैड एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद इलेक्टोरेट काउंट रिफॉर्म एक्ट आया वहां पे, और उसके लाने का मकसद यही था कि जिस किस्म के जो मामला उस वक्त 2020 में हुए उसको दोबारा रिपीट ना किया जा सके। तो ये जो नई कानून साजी की कांग्रेस ने, आप समझते हैं कि उसके बाद ये जो इलेक्शंस है वो डिस्प्यूटेड हो सकते हैं, और जो फाइनल रिजल्ट है उसके जो अनाउंसमेंट है या उसकी अप्रूवल है, एंडोर्समेंट है बाय द कांग्रेस, वो अभी भी रोकी जा सकती है, ये या ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है?
नहीं नहीं, बंद बिल्कुल नहीं हुआ, बंद बिल्कुल नहीं हुआ। आई डू थिंक, देखिए कि पिछली 20 की इलेक्शन के बारे में माहिरीन ये कहते हैं कि इट वाज अ वेरी फेयर, क्लीन, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इलेक्शन, साफ साफ इलेक्शन थी। लेकिन अगर किसी ने नहीं मानना तो नहीं मानना। आई थिंक दरवाजा बिल्कुल बंद नहीं हुआ। इनफैक्ट जो हमने देखा ना, ट्रंप का तो एक मेजर प्लेटफॉर्म ही अब ये है कि यार ये सारे चोर हैं और ये सारे जो हैं चीट्स हैं और ये जो है इलेक्शन को मुझसे छीनेंगे, और अगर मैं जीता भी तो तब भी ये चोरी करेंगे वोट की। तो इन अ वे अगर आप सोचें कि जितनी गुफ्तगू इलेक्शन से पहले हुई है, ये महाज क्लियर करने के लिए कि मैं रिजल्ट को नहीं मानूंगा, तो सो आई डू नॉट थिंक कि ये खत्म हुआ है। इनफैक्ट अब इसी से मैं कता कलामी हो रही है। मैं जो आपने बात की, जो ट्रंप की बातें आपने की, ट्रंप का नाम हटा लें तो इस तरह की बातें हमारे पाकिस्तान में भी कोई शख्सियत करती हैं। इन दिनों में वो जेल में है, तो इम्पैक्ट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रंप इंतखाबात जीते हैं, जरा इसी सियासी सवाल पे आ जाते हैं। हमारे बहुत से जो दोस्त हैं तहरीक इंसाफ के, उनका ये ख्याल है कि ट्रंप जैसे ही जीते वो इमरान खान के साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, वो इधर फोन लगाएंगे और कहेंगे जी निकालें इमरान खान को जेल से बाहर। नहीं यार, ऐसा तो नहीं है। देखें, मैं जो बड़ी बात सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो हम चीजें देख रहे हैं ये आलमी है। ये जो एक डिस्ट्रस्ट है ना, लेट अस बी सिंपैथेटिक। एक इलेक्ट्रल प्रोसेसेस पे ग्लोबल डिस्ट्रस्ट है, वो आपको हर मुल्क में नजर आ रहा है। आपको पिछली 30 इलेक्शनों में इस साल नजर आया है, हर मुल्क में नजर आया है। वो जॉर्जिया की इलेक्शन अभी है, वो नहीं मानते इलेक्शन। खैर इंडिया की उन्होंने मान जरूर ली, लेकिन आपने देखा है कितना डिफरेंट रिजल्ट था। सो आई थिंक देयर इज ए डिस्ट्रस्ट फॉर इलेक्ट्रल प्रोसेसेस, नॉट फॉर डेमोक्रेसी। तो वो तो एक चीज ग्लोबल है। दूसरी बात यह है कि दूसरी तरफ भी तो एक बड़ा कमजोर वो है ना कैंडिडेट। कमला हैरिस जो है, शी मे बी द वीकेस्ट कैंडिडेट जो डेमोक्रेट्स की तरफ से इलेक्शन में आया है, एटलीस्ट इन माय लिविंग मेमोरी। तो एक उसका वो भी है। सो आई डू थिंक कि ये जो आपका सवाल है कि होगा क्या, दोनों सूरतों में दो चीजें होंगी। एक तो तारीख बनेगी, अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो फाइनली अमेरिका को पहली बार एक खातून सदर मिलेंगी, राइट, वेरी लेट। दूसरी तरफ अगर ट्रंप जीत जाते हैं, लेट अस से कि वो बाकी चीजें छोड़ के, तो इट विल बी अ वेरी मेजर थिंग कि एक शख्स प्रेसिडेंट बना, फिर ऑफिस से हटा, फिर वापस आया, उनका हीरो स्टेटस जो है वो आसमानों को छुएगा। आप दोनों डॉक्टर तरफ साहब, आपसे आखिरी सवाल है आपसे, whosoever wins, इसका पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से और पाक अमेरिका ताल्लुकात के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा या स्टेटस को चलेगा? हाँ, स्टेटस चोक चलेगा। और मैंने आपके पिछले सवाल का भी जवाब नहीं दिया, वो मेरे ख्याल में खुशफहमी है। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। अगर आपको फिक्र हो कि यार मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, तो आप हर तिनका तलाश करते हो। लेकिन ट्रंप साहब जो है ना, देखें, वो तो अपने बच्चों की फिक्र नहीं करते, वो अपनी बीवी की फिक्र नहीं करते। आई डोंट थिंक वो इस वक्त बैठ के इमरान खान की फिक्र कर रहे हैं। और ना ही कुछ वो दूसरी तरफ भी होता है। मुझे कुछ लोग कहते हैं जी नवाज शरीफ आ गए अमेरिका में इलेक्शन की वजह से। इस वक्त कोई जो अमेरिकन सियासतदान है, सदर वाले तो छोड़ ही देना, कोई भी जो है, उनके रेडार पे पहले 400-500 जो मसले हैं, उसमें पाकिस्तान का या इमरान खान का या नवाज शरीफ का या पाकिस्तानी फौज का या किसी का भी कोई वहां जिक्र नहीं है। दैट इज नॉट अ प्रायोरिटी। सो अमेरिका जो है वो वैसे ही चलेगा इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान, विच मीन्स कि वी आर नॉट अ प्रायोरिटी। लेकिन हम एक बड़ा मुल्क है, आप 250 मिलियन लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते, खुसूसन जब उनके पास न्यूक्लियर वेपन भी हो। तो उस हवाले से आई थिंक इट विल बी सेम एज बिजनेस एज यूजुअल। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और ये बात तो नहीं है, अगर हम पहले माजी में वॉशिंगटन में डिबेट का हिस्सा रहे तो मोर और लेस वो नेगेटिव बात ज्यादा हुई। कुछ लोगों का ख्याल है कि इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। अगर आज वॉशिंगटन के अंदर, कैपिटल हिल के अंदर पाकिस्तान का तस्करा नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट आप ये समझ लें कि कोई नेगेटिव नैरेटिव नहीं है, तो उसके ऊपर आप बिल्ड कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके अंदर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तो हर मुल्क आपसे इंगेज करना चाहेगा। तो हमने अपना हाउस जो है खुद इन ऑर्डर करना है। किसी अमरीकी इंतखाबात के कौन जीता है कौन हारता है, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे, अगर हम अमरीकी इंतखाबात की बात कर रहे हैं तो एक जो फैक्टर पाकिस्तान के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और वो है IMF का प्रोग्राम, और IMF के प्रोग्राम के हवाले से क्या पेशरफ्त है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। IMF की अगर आप बात करें तो इस दफ़ा जो IMF का प्रोग्राम हमने साइन किया है उसमें ना सिर्फ विफाकी हुकूमत के ऊपर शराइत आयद की गई हैं जो माजी में भी होता रहा है, अब सूबाई हुकूमतों को भी शामिल किया गया। और एक शर्त ऑफ कोर्स जो बड़ी अहम थी कि पाकिस्तान में वैसे ही जो ज़राअत के ऊपर हम जो इनकम है वो विफाकी गवर्नमेंट हो और वैसे तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उस तरीके से हम आयद करते नहीं हैं, लेकिन जो IMF का ये प्रोग्राम है उसमें एक शर्त आयद की गई थी कि एटलीस्ट उसमें सब्सटैंशियल इंक्रीज होना चाहिए और सूबाई हुकूमतों को उसमें अपना रोल प्ले करना है। तो क्या प्रोग्रेस है, क्या जो सूबाई हुकूमतें हैं वो उस कंडीशन के ऊपर अभी तक पूरा उतरी हैं? कामरान, एक तो मेरी मॉरल ऑब्लिगेशन और प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है कि जब भी टैक्स की बात करें तो मैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब को और बाकी साहब को बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो जुल्म है वो तनख्वाहदार तबके के ऊपर हो रहा है। 3 माह में हमने 111 अरब रुपए का टैक्स दिया है जो कि पिछले साल के मुकाबले में 56% या 40 अरब रुपया ज़्यादा था। ताजरों से 10 अरब रुपया लेना था और अभी तक 13 लाख रुपया आया। अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर जो पाकिस्तान की इकॉनमी का तकरीबन 20% से 25% उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। टैक्सेस में कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ उसकी 1% भी नहीं है। 5, 6, 7, 8 अरब रुपए से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान से ज़राअत की आमदन से टैक्स इकट्ठा होता है। इसी वजह से IMF ने यह शर्त लगाई थी कि ज़राअत या कोई भी सोर्स ऑफ इनकम, इस दफ़ा तो वो सिर्फ ज़राअत को टारगेट कर रहे हैं, ज़राअत से जो टैक्स जो आमदन होगी उसके ऊपर जो टैक्स का रेट होगा वो वही होगा जो तनख्वाहदार तबके का रेट है पाकिस्तान में। तो डेडलाइन उन्होंने 3 डेडलाइंस थी इस हवाले से। पहली डेडलाइन ये थी कि 31 अक्टूबर तक तमाम चारों सूबाई हुकूमतें अपने जो एग्रीकल्चर के लॉज हैं उसमें तरमीम करेंगी और तरमीम करके उसमें जो फेडरल गवर्नमेंट के जो रेट्स हैं उसको अडॉप्ट करेंगी। वो डेडलाइन मिस हो चुकी है। तमाम हुकूमतें ये तरमीम करने में नाकाम हो चुकी हैं। दूसरी डेडलाइन ये है कि 1 जनवरी से ये नया जो रेट है एप्लीकेबल होगा और तीसरी डेडलाइन की जुलाई की जो कलेक्शन होगी वो 1 जनवरी ऑनवर्ड्स, जुलाई 2025 की जो कलेक्शन होगी 1 जनवरी 2025 ऑनवर्ड से वो रिलेटेड होगी। जब डेडलाइन मिस हो चुकी है, लेकिन ऑल्दो ये अभी सॉफ्ट टारगेट था, ये एक इंडिकेटिव टारगेट था या स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था, ये वाला बेसिकली स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था, बट इसमें एक प्रोग्रेस जरूर हुई है। प्रोग्रेस ये है कि एक ड्राफ्ट कानून बन गया है और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शेयर किया है वफाकी हुकूमत के साथ और वफाकी हुकूमत ने वही ड्राफ्ट टेम्पलेट जो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से इनपुट लेके सूबों के साथ, बाकी 3 सूबों के साथ शेयर कर दिया। एक तो ये इसके अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट है, डेडलाइन बहरहाल मिस हो चुकी है। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि जो पंजाब की काबीना है उसने 30 अक्टूबर को एटलीस्ट इस ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी है। दैट्स अ फर्स्ट मेजर स्टेप। खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है वो अगले हफ्ते जो है इसकी जो काबीना है वो उसकी हो रहा है इजलास और उसमें इन तरमीम को वो अप्रूव या ना अप्रूव करने के ऊपर गौर करेगी। बाकी सूबों से ऐसा कोई मेजर डेवलपमेंट का नहीं पता चला अभी तक, बट जो कामरान ड्राफ्ट मैंने देखा है उसमें 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्विकली नाज़रीन को बता देते हैं। नंबर 1, इसके अंदर एक चीज तो ये है कि अभी जो बहुत ही मामूली टैक्स के रेट्स हैं ज़राअत के ऊपर, तो जो इंडिविजुअल इनकम होगी, जो इनफरादी इनकम होगी ज़राअत से, उसके ऊपर जो नए टैक्स रेट्स प्रपोज हो रहे हैं उसके हवाले से कम से कम 15% से लेके 45% के जो रेट्स हैं वो प्रपोज किए जा रहे हैं ज़राअत की आमदन से। इसमें अगर आमदन जो है 12 लाख रुपए तक है तो 15% रेट है। अगर आमदन 16 लाख रुपए सालाना है तो टैक्स का रेट जो होगा इसका 20% होगा। 32 लाख रुपए सालाना आमदन होगी तो टैक्स का रेट 30% होगा। और अगर आमदन जो है 56 लाख रुपए तक होगी सालाना तो टैक्स का जो रेट होगा 45% बल्कि 40% होगा। और इसके आगे जो है अगर 56 लाख से ऊपर चली जाती है तो 45% का जो रेट होगा। ये बाय एंड लार्ज वही रेट्स हैं जो इंडिविजुअल के रेट्स हैं। इसके साथ अगर कंपनीज होंगी तो कंपनीज के ऊपर जो छोटी कंपनी होगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसका जो टैक्स का रेट होगा 20% और अगर बड़ी कंपनी होगी तो 29% होगा। अगर ज़राअत की आमदन जो है इंडिविजुअल की वो जो 150 मिलियन सालाना से ज़्यादा है तो उसके ऊपर 1% सुपर टैक्स लगेगा। अगर उसकी आमदन जो है वो 250 मिलियन से ज़्यादा है तो 2%, और अगर 300 मिलियन तक है तो 3%, अगर 400 मिलियन की है तो 6% सुपर टैक्स लगेगा, और अगर 500 मिलियन तक है तो इसके ऊपर जो है सुपर टैक्स का रेट 8% होगा, और अगर 500 मिलियन से भी ज्यादा है तो 10%। तो प्रिंसिपल यहां पे तय हो गया नाज़रीन। प्रिंसिपल नंबर 1 कि वही रेट्स होंगे जो कि फेडरल गवर्नमेंट लेती है, चार्ज करती है सैलरीड क्लास से। प्रिंसिपल नंबर 2 सुपर टैक्स लगेगा, और अगर कोई अपने गोशवारे सूबाई हुकूमतों को नहीं जमा करवाएगा तो उसके ऊपर भारी जुर्माने भी लगेंगे।
पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेट है इसके ऊपर प्रोग्रेस, बट एटलीस्ट एक फर्स्ट स्टेप ले लिया गया है। तो लेट्स होप कि जो प्रोविंशियल कैबिनेट्स हैं वो इसी महीने जो अपने कवानीन उसकी मंजूरी दे देते हैं, लेकिन जो वफाकी हुकूमत है उसके कंसर्न ये हैं कि ड्राफ्ट में तो ये चीज़ आ गई है, हो सकता है जब ये असेंबलीज इनको अप्रूव करें तो इस शेप में ना करें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे और कामरान यूसुफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।